स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ छुटकू, फटाफट से पधारो बेटा, क्लास को करते हैं अपनी स्टार्ट। फटाफट से आइए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्लास एक बार बताना लाइव हुई? आइए बेटा, देखिए आपका प्रोनाउन करते हैं ओपन, और हमने चीजें ओपन ये रही भाई। देखो बेटा, रिवाइज आपने कर लिया होगा, और अगर रिवीजन नहीं किया है सो आगे समझने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी बेटा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो 100% है आपको आगे समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए रिवीजन को अपना साथी बना लो। क्विक रिवीजन कैसे करोगे बेटा? अपने रजिस्टर से फटाफट से रिवाइज करके, ठीक है, तब आया करो। देखो, जैसे अगर सपोज करो आपको क्लास रिवाइज करनी है, हमने यहां से स्टार्ट की थी। हमने कहां गया भाई पेज? इतने पेज ब्लैंक हो गए इस फाइल में। हाँ ये रहे बेटा, आप रिवाइज करना स्टार्ट करो जैसे पहले की क्लासेस थी। इसी तरीके से आप पेज पलटते जाओ, अपने रजिस्टर को रिवाइज करते चले जाओ। जो भी कॉन्सेप्ट आप बार बार भूलते हो या लगता है ये मुश्किल है, उसी को स्टार लगा लो बेटा, कि भाई मुझे ये नहीं भूलना है, इस पर मैं स्टार लगा के चलूंगा कि इस चीज को मैं बार बार भूलता हूं। अगर मैं बार बार भूलता हूं तो उस पर स्टार लगा, वहां से आपका काम हो जाएगा आसान। ठीक है, समझिए जरा। ओपन होने दीजिए फाइल। इसके एक्स्ट्रा पेज को डिलीट कर देते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा पेज बन गए हैं इसके। और लास्ट पेज पे आपको लेकर आ जाते हैं। आज हमने स्टार्ट करना था बेटा यूज ऑफ विच। आपका यूज ऑफ हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया। बहुत अच्छे तरीके से आपने उस चीज को रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ विच से बेटा शुरुआत करते हैं। विच का मतलब क्या है? पहला कॉन्सेप्ट देखिए, जब आप विच रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं सो याद रखिएगा बेटा, विच यूज होगा थिंग्स के लिए या यूज होगा एनिमल्स के लिए। इसका मतलब आप इसको यूज नहीं करोगे पर्सन के लिए, याद रखिएगा। तो आप पर्सन लिखिए और पर्सन को कर लीजिए क्रॉस, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। विच सिर्फ एनिमल्स और पर्सन के लिए यूज होगा, उसको आप थिंग्स के लिए, ठीक है, यूज करो। आप एनिमल्स के लिए यूज करो, लेकिन बेटा पर्सन के लिए यूज मत करिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आप इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करो या आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो, कैसे भी यूज करो, आप इसको बिल्कुल यूज कर पाओगे, बिंदास यूज कर पाओगे, कोई दोहराए नहीं है। आप इसे एज अ सब्जेक्ट यूज करो, आप इसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करो, कोई अलग बात नहीं। ये तो आसान हो गया हु और हुम से। देखो, आप हु यूज करते हो सब्जेक्ट की तरह, आप हुम यूज करते हो ऑब्जेक्ट की तरह। आप हु यूज करते हो सब्जेक्ट की तरह, आप हुम यूज करते हो ऑब्जेक्ट की तरह। करते हो कि नहीं करते हो? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, आप विच है तो सिर्फ विच को यूज करोगे, विच के अलावा और कुछ नहीं।
तो टेंशन ही खत्म, अब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब्जेक्ट में क्या है ऑब्जेक्ट में क्या है। दूसरा, एंटीसीडेंट ऐसा होता है कि बेटा वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है, एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगा। चलो जरा आप एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं आई हैव, आई हैव द बुक, मेरे पास वो किताब है, आई हैव द बुक, मेरे पास वो किताब है, विच या होम, ठीक है, माई फादर बॉट, जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी। मेरे पास वो किताब है जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी, ठीक है, मेरे पास वो किताब है जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी। अब बताइए क्या होगा, आई हैव द बुक विच या होम माई फादर बॉट। बॉट क्या है बेटा, वर्ब है। अब वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा विच, बिल्कुल बनेगा। देखो, जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, किताब क्या हुआ, एंटीसीडेंट हुआ। एंटीसीडेंट के लिए क्या आएगा सर, विच आएगा। हुम तब आता है जब इंसान हो, तो एग्जाम में ये एरर भी आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, विच। तो आई हैव द बुक विच माई फादर बॉट। बहुत आसान हुआ बेटा, साथ साथ कॉपी रखिएगा। दूसरा देखो, इसको सब्जेक्ट के रूप में देखने की कोशिश करो। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं बोल दूं इसी को उल्टा, आई, ये ऐसे करते हैं, आई वॉन्ट टू पेंट द चेयर, मैं उस कुर्सी को पेंट करना चाहता हूं, विच वॉज बॉट बाय हिम, जो उसके द्वारा खरीदी गई थी। मैं उस कुर्सी को पेंट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू पेंट द चेयर, एक सेंटेंस हुआ, आई वॉन्ट टू पेंट द चेयर। कौन सी कुर्सी, विच वॉज बॉट बाय हिम, जो उसके द्वारा खरीदी गई थी। तो चेयर क्या हुआ, नाउन, और नाउन के बाद क्या आने लग रहा है, विच। अब देखो ये क्या है, बिल्कुल सही है सर। अगर यहां पर हम देखें तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। तो सर सब्जेक्ट है तो होना लगा दे बेटा, हु इंसान के लिए आता है। आप बोलोगे आई वॉन्ट टू पेंट द चेयर विच वॉज बॉट बाय हिम, तो यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। कुर्सी के लिए हु नहीं आएगा बेटा, ठीक है, विच वहां पर आप यूज करो, विच वहां पर आप यूज करो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो फटाक से कॉपी करो। तो विच यूज होगा चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके नीचे आप एक छोटा सा प्यारा सा नोट लिखाइए। बेटा हम जिक्र करते हैं कई बार पेट एनिमल्स का। अच्छा, पेट एनिमल्स क्या होते हैं, पालतू जो आपके जानवर होते हैं। पालतू जानवर को, ध्यान से सुनिएगा, पालतू जानवर को हम घर का सदस्य मानते हैं। वो हमारे घर से अलग नहीं होता है, उसको घर का सदस्य माना जाता है। इसीलिए क्या होता है, पेट एनिमल्स के लिए बेटा आप हु या होम यूज करते हुए नजर आते हैं। पेट एनिमल्स के लिए आप हु या होम यूज करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, ओनली फॉर पेट एनिमल्स। अगर कोई भी स्ट्रीट का कोई भी एनिमल है, नॉर्मल एनिमल है, कुत्ता आपने कल खरीदा था, उसके लिए आप यूज कर लो सिंपल। लेकिन अगर पेट एनिमल है, ठीक है, तो आप उसके लिए यूज कर लो हु या होम। बन गई बात। अगर पेट एनिमल नहीं है बेटा, ठीक है, नॉर्मल बात है, अगर खाली एनिमल की बात है तो उसके लिए विच। कॉपी करो, मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूं कि कैसे पता चलेगा पेट एनिमल का।
ठीक है बेटा, चलिए अब एग्जाम्पल के लिए अब मैं स्क्रीन चेंज कर दूं, एक सेकेंड, आइए बेटा एग्जाम्पल देखिए। अब अगर हम नॉर्मल एग्जाम में आप बात देखते हो कि भाई उसने एक कुत्ता खरीदा जो कि काला था, ठीक है, जो कि काला था, या आपने सिंपल बोल दिया जैसे, अब सिंपल देखो, आई हैव द डॉग, आई हैव द डॉग हु या विच, ठीक है, दे बॉट यस्टरडे, दे बॉट यस्टरडे, मेरे पास वो कुत्ता है जो उन्होंने कल खरीदा था, मेरे पास, ठीक है, कुत्ता था जो कल उन्होंने खरीदा था, ठीक है, डन है। अब आप क्या देख रहे हो, क्या यहां पालतू डॉग पेट एनिमल की बात हो रही है बेटा? नहीं, पेट एनिमल की कोई भी ऐसी बात यहां नहीं मेंशन है। तो बेटा आप इसमें पेपर में ये नहीं मानोगे कि कुत्ते के लिए तो सर हो भी आ सकता है, नहीं बेटा, विच, ठीक है, समझ आए। लेकिन लेकिन अगर पेपर में बेटा क्या करेगा, एक ऐसा एग्जाम्पल ऐसा दे देगा, दिस इज एन आर्मी डॉग, कई बार ऐसे बोल देते हैं, दिस इज एन आर्मी डॉग, ये एक आर्मी डॉग है, हु ऑलवेज हेल्प्स अस, ठीक है, दिस इज एन आर्मी डॉग, ये एक आर्मी कुत्ता है। आर्मी कुत्ता मतलब उसको हमने एक आर्मी डॉग आपने नाम दे दिया, भाई एक आर्मी डॉग है, मतलब आप क्या है, आर्मी डॉग है, या आप नॉर्मल आप एक बात कहने की कोशिश कर रहे हो, ये हमारे ये कुत्ता है जो हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है, मतलब आप उसको आप पेट एनिमल का जो है वहां पर आप उसे एक दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए क्या देखते हो आप एग्जाम में, दिस इज एन आर्मी डॉग हु ऑलवेज हेल्प्स अस, ठीक है, हु ऑलवेज हेल्प्स अस कैच अ थीफ, ऐसा बोल दो एक चोर को पकड़ने में, ठीक है, ऑलवेज हेल्प्स अस कैच अ थीफ, जो हमेशा चोर को पकड़ने में हमारी मदद करता है। अब आपके पास क्या हुआ बेटा, आपने यहां पर देखा सर हु आ रहा है, आप बोलोगे सर डॉग के लिए हु कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बेटा, वहां पर उसे एक पेट एनिमल का दर्जा इस सेंटेंस में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही, जो कि बिल्कुल सही। थिंग्स के लिए कभी वगैरह ये नहीं आते, लेकिन रियल लाइफ में याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है, पालतू कुत्ता है, कभी भी आप उसके लिए विच यूज मत करिएगा। ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बात हुई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा यहां हम एरर नहीं निकालेंगे, क्योंकि सेंटेंस से ऑटोमेटिकली मुझे पता चल रहा है कि उसको एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जा रहा है, जिसको आप पेट एनिमल की तरह शो कर रहे हैं। सो विच डिसरेस्पेक्ट लगती है बेटा वहां पर, इसलिए होता है ना, किसी के कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो उसको हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी है। कहते हैं उसको इट की तरह ट्रीट मत कर, फिर बेटा उस अपने कुत्ते के लिए वो ही और अपनी कुतिया के लिए वो शी यूज कर रहा होता है। आप ध्यान से सुनो, समझ में आई बात? दूसरी बात, अब यहां पर नॉर्मल कह रहा है मेरे पास वो कुत्ता है, हाँ, जो उन्होंने कल खरीदा था, मेरे पास वो कुत्ता है जो उन्होंने कल खरीदा था, खरीद फरीद बात चल रही है कुत्ते की, कोई ऐसी बात नहीं लिखी जा रही है बेटा जिससे आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि वो फैमिली का हिस्सा है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा पर्सोनिफिकेशन। यहां पर आइए, बैक करिए और पेट एनिमल के ऊपर लिख लीजिएगा बेटा पर्सोनिफिकेशन। क्या लिखोगे? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है बेटा मानवीयकरण। मानवीयकरण का मतलब होता है जब आप किसी चीज को, किसी जानवर को इंसान की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, इंसान की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में आप उसके लिए हु लगा देते हो। इसलिए हम बोलते हैं ना बेटा काउ, गाय हमारी माता है, काउ के लिए आप इट भी यूज करते हो तो बेटा आप शी भी यूज करते हो। इसीलिए इसीलिए यहां पर आप इसके नीचे भी लिखोगे ना, तो इसके नीचे ही लिख लो, यहां पर स्टार लगाओ। हम काउ के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? इट भी यूज करते हैं, और गाय हमारी माता है, आप उसके लिए शी भी यूज किया हुआ देखते हो। दिस इज द रीजन बेटा, जब आप इंडिया की भी बात करते हो, हमारे देश की, तो हम इट भी यूज करते हैं, और आप भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो शी भी यूज किया हुआ होता है। आप उसको गलत नहीं कह सकते बेटा, वो करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, इसलिए आप ऐसा देखते हैं, इसलिए आप ऐसा
देखते हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। आसान काम है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो ये था विच का पहला कॉन्सेप्ट कि जब आप विच की बात करते हैं तो विच को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे भी यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। और थिंग्स, एनिमल्स या पर्सन कैसे भी यूज करें, लेकिन पर्सन के लिए नहीं, पर्सन के लिए नहीं। तो एरर उल्टा भी हो जाएगा। इंसान के लिए हु या होम, कब हुआ आएगा कब होम आएगा आपको पता है। चीजों के लिए और एनिमल्स के लिए विच। लेकिन अगर कोई भी पेट एनिमल या पर्सोनिफिकेशन का केस दिखता है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है बेटा, उसके लिए भी आपको ये चीज देखकर चलनी। चलिए आगे सीखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर विच को प्रेपोजिशन की जरूरत हो, जैसे कि बेटा हु को, और हमने होम के केस में प्रेपोजिशन देखी कैसे यूज होती थी। विच के केस में अगर प्रेपोजिशन यूज करनी है, हमेशा याद रखिएगा प्रेपोजिशन विच से पहले यूज होगी। विच अपने से पहले प्रेपोजिशन लेगा। तो प्रेपोजिशन की पोजीशन क्या होगी, चलिए चेक करते हैं। प्रेपोजिशन आया और विच आया, तो आप इसको ऐसे कॉपी करेंगे और बेटा इससे पहले, विच से पहले मतलब बिफोर। सो बिफोर विच आप प्रेपोजिशन यूज करोगे और आप इस पे बना दोगे बॉक्स। ये ऐसे यूज होगा। अगर सर उसने बाद में प्रेपोजिशन यूज की तो एरर होगा, इस पर भी एरर आता है। इसीलिए बेटा यहां पर आप क्या देखोगे, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला मुझे वो डेट याद है जिस डेट पर उसने शादी की थी। मुझे वो डेट याद है जिस डेट पर उन्होंने शादी की थी। अब जरा बात को समझिए। मैंने लिखा बेटा आई रिमेंबर द डेट, हां आई रिमेंबर द डेट ऑन विच दे गॉट मैरिड। मुझे वो तारीख याद है जिस तारीख पर उन्होंने शादी की थी। अब बेटा एग्जामिनर ने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, आई रिमेंबर द डेट, हां विच दे गॉट मैरिड। अब एक बात बताओ बेटा, मुझे वो तारीख पता है जिससे उन्होंने शादी की थी। अरे तारीख से शादी की थी या उस तारीख पर शादी की थी, क्या बोलोगे आप? आई रिमेंबर द डेट, मुझे वो डेट याद है, विच दे गोट मैरिड, जिससे उन्होंने शादी की थी। जिससे उन्होंने शादी नहीं की थी, जिस पर उन्होंने शादी की थी। अगर आप यहां प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे बेटा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे दे गॉट मैरिड ऑन 30th ऑफ मार्च, उन्होंने 30 तारीख को शादी की थी, तो ऑन 30th ऑफ मार्च आएगा ना बेटा। और 30th ऑफ मार्च डेट की जगह क्या लगा दिया, ऑन विच, तो ऑन आएगा ही आएगा। अगर ऑन नहीं लगाऊंगा तो देखो कितना वाहियात मीनिंग आएगा। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं ये बोल दूं बेटा आई रिमेंबर द डेट विच दे गोट मैरिड ऑन, अगर ऑन पीछे दे देगा एग्जाम में तो गलत होगा। ऑन पीछे नहीं, ये आएगा ऑन विच दे गोट मैरिड। आई रिमेंबर द डेट ऑन विच, ठीक है, दे गोट मैरिड। ठीक है, चलो मुझे बताओ ये है वो गाड़ी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। ये है वो गाड़ी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। अगर अब इसके लिए मैं आपसे एग्जाम्पल यहां लिख दो बेटा, जगह है, देखो ये पहला एग्जाम्पल है आपका, ये उसी का रूप है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपका यहां लिख देता हूं ब्लू से, ताकि आपको याद रहे। ये कॉपी करना है बेटा इसके बाद, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर ये है इसका। अगर मैं ये बोल दूं दिस इज द कार, ये है वो गाड़ी। अब क्या बोलोगे आप, अबाउट विच दे वर टॉकिंग, अबाउट विच दे वर टॉकिंग, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो अबाउट यहां नहीं आएगा बेटा, दिस इज द कार विच दे वर टॉकिंग अबाउट, नहीं, अबाउट विच दे वर टॉकिंग। ये हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। तो विच के बारे में आपने कितनी बातें, 2 बातें जान ली। फटाक से कॉपी करो, मैं इस साइड हूं। तो यहां तक रिपीट भी कर रहा हूं, सुनिएगा। विच किसके लिए आता है बेटा, थिंग के लिए, एनिमल्स के लिए, पर्सन के लिए नहीं आएगा। दूसरी चीज, विच अगर प्रेपोजिशन को यूज करेगा तो कहां यूज करेगा, अपने से जस्ट पहले आप उसमें प्रेपोजिशन यूज करोगे, ठीक है। अगर उसकी पोजीशन, ये भी ध्यान रखनी है कि प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे तो गलत है। बेटा मैं कहूं ये वो होटल है जिसमें वो ठहरे थे, ये वो होटल है जिसमें वो ठहरे थे, तो दिस इज द होटल विच दे स्टेड, गलत। दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड, ये है होटल जिसमें वो ठहरे थे। तो इन विच आपको लिखना पड़ेगा। खाली विच लिखोगे तो पेपर में गलत नहीं हो जाएगा, तो वो एरर आ सकता है। दूसरा बेटा पेपर में कहते दिस इज द होटल विच दे स्टेड इन, नहीं, इन बाद में नहीं, पहले आएगा, पहले आएगा।
वो चीज आपके यहां पर देखोगे। डन है। अब बढ़ लें आगे, यहां तक आपके पास ये कहानी जुड़ जाएगी। तो प्रेपोजिशन विच से जस्ट पहले आप यूज करोगे। टाइम आप कॉपी हो गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जब आप, ठीक है, जब आप पोजेशन दिखाने की अगर बात आपको करनी पड़ जाए, बेटा पोजेशन भी तो दिखानी है। देखो हु और होम की तरह पढ़ा रहा हूं, हु और होम में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल था, इसमें नहीं है। फिर हमने देखा कि प्रेपोजिशन हु होम में कैसे यूज होती है आपको पता है, इसमें प्रेपोजिशन कैसे यूज होती है आपको पता है। इसकी पोजेशन कैसे दिखाओगे? क्या हुज से इसकी पोजेशन दिखाओगे? नहीं बेटा। अगर किसी चीज की हमें पोजेशन दिखानी है तो आप कैसे बोलोगे? जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने बोला आप यूज करते हो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस में विच। आप ऐसे इसकी पोजेशन दिखाते हो, ऐसे इसकी पोजेशन दिखाते हो। द प्लस में नाउन प्लस ऑफ प्लस विच, क्योंकि जब द आता है तो ये ऑफ क्या मीनिंग देता है? का, की और की, ये मीनिंग देता है। इसमें आप हुज प्लस नाउन नहीं लगा सकते बेटा। इसमें आप अगर थिंग्स की बात करोगे, हुज प्लस नाउन, ठीक है, किसके लिए? फॉर थिंग्स, गलत। फॉर थिंग्स गलत। हुज प्लस नाउन नहीं आएगा, आप उसको ऐसे लिखोगे, आप उसको ऐसे लिखोगे। जैसे मैंने बोला ये है वो कुर्सी जिसके पैर उसने पेंट किए थे, या जिसके पैर उसके द्वारा पेंट किए गए थे। सपोज करो ये मैंने, यहां कॉपी नहीं करना बेटा, ये एक टेबल है। मैंने बोला ये है वो टेबल जिसके लेग्स उसके द्वारा पेंट किए गए थे। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप क्या बोलोगे? दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, हां, दिस इज द टेबल द लेग्स ऑफ विच, आप ऐसे बोलोगे ना बेटा। दिस इज द टेबल द लेग्स ऑफ विच वर पेंटेड बाय हिम, आप उसे ऐसे बनाओगे। दिस इज द टेबल द लेग्स ऑफ विच वर पेंटेड बाय हिम। ये है वो टेबल द लेग्स ऑफ विच, जिसके पैर वर पेंटेड बाय हिम। द लेग्स ऑफ विच का मतलब क्या हुआ बेटा? द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, है ना। अब टेबल के लिए क्या आ गया? विच, जिसने इन दोनों बातों को जोड़ भी दिया, रिलेटिव प्रोनाउन। और प्रेपोजिशन के बाद विच आ सकता है, कोई टेंशन नहीं। तो हमने क्या बोला? दिस इज द टेबल द लेग्स ऑफ द टेबल वर पेंटेड बाय हिम। दो सेंटेंस है, आप यहां एंड लगा दो बेटा, है ना, ऐसा। दिस इज द टेबल एंड द लेग्स ऑफ द टेबल वर पेंटेड बाय हिम, ऐसे। हां, लेकिन आपने क्या किया कि सर बना दिस इज द टेबल द लेग्स ऑफ विच वर पेंटेड बाय हिम। बनाना कहां नहीं, ऐसे, क्योंकि इस टेबल की जगह आपने विच लगा दिया। भाई लेग्स तो सेम है, नाउन रिपीट होने से रोकना था प्रोनाउन, प्रोनाउन भी कंजंक्शन भी, तो दोनों को जोड़ेगा भी, रिलेट भी कर लेगा। लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, टेबल्स लेग्स। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? टेबल्स लेग्स। क्या नॉन लिविंग थिंग पे अपोस्ट्रोफ ऐसे आता है बेटा? टेबल्स लेग्स नहीं ना, ये तो इंसानों के लिए आता है। जब इसको आप टेबल्स लेग्स भी नहीं लिख सकते तो आप इसको विच लेग्स भी नहीं लिख सकते। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो फिर? विच लेग्स, विच लेग्स, विच लेग्स या द लेग्स ऑफ विच, द लेग्स ऑफ विच। क्योंकि आप इसको टेबल्स लेग्स भी नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल। इसलिए द लेग्स ऑफ विच टेबल के लिए आ सकता है ना विच, ऐसे तो बनेगा नहीं। इसीलिए अगर यहां पर एग्जामिनर विच लेग्स देगा, विच लेग्स नहीं बेटा, द लेग्स ऑफ विच। दिस इज द टेबल विच लेग्स, हुज लेग्स, गलत। विच लेग्स दे देगा, हुज लेग्स दे देगा, नहीं भाई, द लेग्स ऑफ विच, हुज लेग्स, गलत। दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल द लेग्स ऑफ विच वर पेंटेड बाय हिम। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आप उसे ऐसे लिखेंगे। इसलिए हुज लेग्स, विच लेग्स, गलत, द लेग्स ऑफ विच। क्यों? क्योंकि सही ये नहीं बेटा, टेबल्स लेग्स। जब टेबल्स लेग्स तो विच उसकी पोजेशन दिखाता ही नहीं, विच तो टेबल्स की जगह विच लिख सकते हो, पोजेशन ही नहीं दिखाता, तो घुमाना पड़ेगा, द लेग्स ऑफ विच, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ विच। द कलर ऑफ द स्कूटर, स्कूटर्स कलर नहीं बोलते भाई, आप समझ रहे हो ना, स्कूटर्स कलर नहीं। अगर मैं बोलता हूं, ठीक है,
रूम्स पेंट नहीं बेटा, द पेंट ऑफ द रूम, रूम्स कलर गलत, द कलर ऑफ द रूम तो द कलर ऑफ विच, द कलर ऑफ विच आप उसे ऐसे बोलोगे, ये ध्यान रखिए, है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो जब कभी भी विच के केस में पोजीशन दिखाओगे तो आप ऐसे पोजीशन दिखाओगे, ये नहीं। अब किताब है, हुज पेजेस या द पेजेस ऑफ विच, हुज पेजेस या द पेजेस ऑफ विच, सर द पेजेस ऑफ विच, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, दिस इज द टेबल या दिस इज द बुक हुज कवर वॉज डिजाइंड बाई मी, गलत। दिस इज द बुक द कवर ऑफ विच वॉज डिजाइंड बाई मी, समझ में आई बात। अब मैं कहूं दिस इज द रूम, ये है वो कमरा, दिस इज द रूम हुज डोर, द डोर ऑफ विच, ठीक है, वॉज डिजाइन बाई मी, ये है वो कमरा जिसका दरवाजा मेरे द्वारा डिजाइन किया गया था। आप ऐसे बोलेंगे, बहुत काम आसान हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। देखो बेटा, तो विच लेग्स भी गलत है, हुज लेग्स भी गलत है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है भैया, जगह कैसे बनाए, एक काम करते हैं, ये विच लेग्स यहां लिख दूं या चलो लिखा रहने दो, थोड़ा सा ऊपर उठा और उसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। देखो भाई, आप ध्यान से सीखिएगा, अगर कई दफा ऐसा होता है बेटा, आप एक कंप्लीट क्लॉज यूज करते हो, आप क्या यूज करते हो, एक क्लॉज। आपको पता है पूरी की पूरी बात के लिए, उस बात के लिए भी आप विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हो बेटा, ना वहां हु आएगा ना वहां हुम आएगा, क्योंकि वो एक बात है। अगर वो एक बात है तो उस बात के लिए बेटा, इसको नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट, एक बात, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोल दो या एक अ स्टेटमेंट। कोई भी एक बात है, कोई भी एक बात को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। उस कंप्लीट क्लोज के लिए बेटा विच आएगा, हु या हुम नहीं आएगा। सर कंप्लीट क्लोज के लिए मतलब, एक बात बताओ, मैंने बोला उसने उसने जानवरों को मारा था, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। क्या है क्रिमिनल एक्ट, जानवर या उसको जानवरों को मारना, उसके द्वारा जानवरों को मारना, सर ये एक क्रिमिनल एक्ट है। तो अगर पेपर में ये दे रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ही किल्ड द एनिमल्स, उसने उन जानवरों को मारा था, ही किल्ड द एनिमल्स विच या हु इज अ क्रिमिनल एक्ट, जो एक क्रिमिनल एक्ट है, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। सोचिए बेटा, ही किल्ड द एनिमल्स, उसने जानवरों को मारा था, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। सर तो क्रिमिनल एक्ट क्या है, जानवर, तो ये विच जानवर के लिए आया, नहीं सर। क्या ये विच किल्ड के लिए आया, नहीं सर। क्या ये विच ही के लिए आया, नहीं सर। सर उसने जानवरों को मारा था, हाँ, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। सर ये विच इस पूरी की पूरी बेटा इस क्लोज के लिए आया है, इस पूरी की पूरी बात के लिए आप देख रहे हो मेरे बच्चे, ये विच आया, उसने जानवरों को मारा था, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। सर अच्छा, वो कहती है वो ईमानदार है, जो कि सच नहीं है सर, जो कि सच नहीं है सर। कैसे, चलो बेटा एक एग्जांपल और लिखता हूं, यहां लिख दूं, इसको एक काम करते हैं, नंबरिंग दे दूं फिर से। ये हुआ बेटा इसका पहला एग्जांपल, ये हुआ इसका दूसरा एग्जांपल। मैंने बोला ही सेज, वो कहता है, ही सेज वो कहता है, ही सेज दैट वो कहता है कि, ही इज ऑनेस्ट वो कहता है कि वो ईमानदार है। हाँ, विच इज नॉट ट्रू या हु इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब क्या बोलोगे, चलो विच सिंपल है, विच आएगा, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं। तो मुझे बताओ बेटा, ये विच किसके लिए आया, ही सेज दैट ही इज ऑनेस्ट, वो कहता है वो ईमानदार है, जो कि सच नहीं है। मतलब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि वो ईमानदार है, हाँ, और जो कि सच नहीं है। सच क्या नहीं है बेटा, ये बात सच नहीं। तो ये हुई क्लॉज, और इस क्लॉज के लिए आया बेटा विच। वो कहता है कि वो ईमानदार है, जो कि सर सच नहीं, इसका मतलब वो झूठ कहता है। तो जो वो कहता है उसी के बारे में तो बात कर रहे हो, जो वो बात कहता है बेटा उसी के बारे में तो आप कह रहे हो कि ये सच नहीं है। तो सच का मतलब आप ये निकलोगे, तो ही सेज दैट ही इज ऑनेस्ट विच इज नॉट ट्रू, वो कहता है कि वो ईमानदार है, जो कि सच नहीं। करिए, तो ये ऑनेस्ट के लिए नहीं आया, वो कहता है कि वो ईमानदार है, हाँ, जो सच नहीं है। क्या सच नहीं है, ये बात।
विच आए। तो विच आप एक कंप्लीट क्लोज के लिए भी देखोगे बेटा, विच का एक ये भी नया फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फटाक से कॉपी करो, फिर मैं आपकी स्क्रीन को चेंज करता हूं मेरे दोस्त। तो यहां से जब आप चीजों को देखते हैं तो एक अनोखे ही रूप में आप पाओगे चीजों को, और देखोगे हाँ सर सारी चीजों को ध्यान से देख के चलना पड़ता है। बताओ बेटा, कोई भी डाउट यहां तक विच में? अब आप क्या कहोगे, मेरी बातें सुनते रहना, मैं साइड में हूं, कॉपी करते रहिएगा। आप कहोगे सर हु और हुम से विच आसान है, हु और हुम से विच आसान है। बदले भाई स्क्रीन। विच के बाद सिंगुलर वर्ब ही आएगी बेटा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उसका एंटीसीडेंट डिसाइड करता है। ज्यादा किताबें उसके लिए विच आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। एक किताब तो सिंगुलर, तो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा वो डिसाइड होगा बेटा उसके एंटीसीडेंट से। आओ मेरे भाई, अब हम करते हैं यूज ऑफ दैट। अब आप लोगों को पता है क्या लगेगा, सर दैट मतलब, देखो भाई ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैं भी आपको करा रहा हूं। मैं पहले यूज ऑफ दैट कराऊंगा और फिर मैं यूज ऑफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन कराऊंगा। दैट एक ऐसा शब्द है बेटा, इंग्लिश में ये 4 काम करता है, पता है आपको? दैट इंग्लिश में 4 काम करता है, अकेला लोता शब्द बेटा 4 काम करता है। आप कहोगे कैसे? देखो जरा यूज ऑफ दैट का पहला फंक्शन, जब आप यूज करते हैं ना बेटा दैट को, तो आप दैट के बाद तुरंत से आप नाउन लगाया हुआ देखते हो, और वो भी कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन? एसएल मतलब बेटा सिंगुलर, सिंगुलर नाउन यूज किया हुआ देखते हो। सो बेटा इससे पहले जब दैट आता है ना, तो यहां पर जो दैट होता है वो डेटरमिनर होता है। क्या होता है? डेटरमिनर होता है, और जो कि क्या होता है? सिंगुलर नाउन के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है पता है आपको? ये पिन पॉइंट करने के लिए आता है बेटा। क्या करने के लिए आता है? पिन पॉइंट करने के लिए। पिन पॉइंट को अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है बेटा कि वो पिन पॉइंट करेगा, दैट कार, आई वॉन्ट दैट कार, मेरे को वो गाड़ी चाहिए भाई, आई वॉन्ट टू बाय दैट कार, मैं उस गाड़ी को खरीदना चाहता हूं यार। तो जब आप ऐसे दैट को देखते हैं तो उस बंदे ने बोला आई वॉन्ट टू बाय दैट कार, मैं सर उस गाड़ी को खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय दैट कार, मैं उस गाड़ी को खरीदना चाहता हूं। तो ये गाड़ी क्या हुई? नाउन, और नाउन से पहले क्या हुआ बेटा? ये डेटरमिनर। मैं उस गाड़ी को खरीदना चाहता हूं, ठीक है, मैं उस गाड़ी को खरीदना चाहता हूं, दैट सिंगुलर। अगर सर मुझे वो गाड़ियां खरीदना चाहता हूं तो दोज यूज करते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज को मैं पढ़ाऊंगा बेटा, इसको पता है किस में पढ़ाऊंगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स कराऊंगा। तो इसे कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे? डेटरमिनर टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि बताना जरूरी है, वरना आप में से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है सर, हमने तो दैट कुछ अलग ही रूप में देखा है। तो अब तक आपने ऐसे रूप में देखा, आई वॉन्ट टू बाय दैट कार। जैसे आप बोलते हैं ना, दिस बॉय, दिस बॉय, दैट बॉय, दैट बॉय, तो आप इसको ऐसे ही कुछ यूज करते हैं बेटा। जैसे इसके ब्रैकेट में लिखना हिंट के लिए, जैसे आप यूज करते हैं ना बेटा, दिस, दीज, दैट, दोज, आप इसे ऐसे यूज करते हैं। याद आया? दिस कार, दीज कार्स, दैट कार, दोज कार्स, आप इसे ऐसे यूज करते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। सो ये चारों के चारों वर्ड यूज होते हैं बेटा इनके लिए। पहला फंक्शन है इसका। दूसरा फंक्शन होता है बेटा कि आप दैट को यूज करते हो, ठीक है, हां, एक सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, हां, सिंगुलर नाउन के लिए। अगर दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज करना, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होना, अगर सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा वो, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, यहां पर वो बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
नाउन या प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहां पर वो प्रोनाउन बन जाएगा बेटा। सर इसे कौन से टॉपिक में पढ़ाओगे? अभी तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी मैं छोटे रूप में बता रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। जैसे बेटा अगर मैं ये बोल दूं दैट वॉज माई कार। अरे वो क्या था सर? दैट वॉज माई कार। सर वो मेरी गाड़ी थी गुरुजी। तो यहां पर भी ये पिन पॉइंट ही करेगा, मतलब दोनों में फंक्शन सेम है बेटा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। यहां पर जब इसके बाद नाउन आ रहा था तो ये डिटरमिनर है, अब ये किसको दिखा रहा है? इस नाउन को दिखा रहा है। दैट वॉज माई कार, वो मेरी गाड़ी थी। और जो नाउन के लिए यूज हो बेटा वो क्या होता है? प्रोनाउन। तो इस केस में भी मेरे बच्चे दिस, ठीक है, दीज, दोज और दैट और दोज लिख देते हैं। दैट और दोज, ये चारों शब्द इस केस में क्या होते हैं बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि पिन पॉइंट करने वाले प्रोनाउन। कितने फंक्शन हुए दैट के? 2 फंक्शन। दैट आपको इस रूप में दिख जाएगा इंग्लिश में, दैट आपको ऐसे रूप में दिख जाएगा बेटा जिसमें वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। तीसरा फंक्शन, आपने अगर आज तक ध्यान से देखा हो तो दैट का आप एक फंक्शन और देखते हो बेटा, जिसमें दैट आपको ओनली कंजंक्शन के रूप में दिखता है। ओनली कंजंक्शन के रूप में दिखता है, सिर्फ और सिर्फ क्या? ओनली कंजंक्शन। जब किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो, किसी चीज को बताना हो, किसी चीज को बताने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ बताने के लिए, इसका मतलब टू एक्सप्लेन। कोई भी चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे आप क्या बोलते हो? सर उसने मुझे बताया था कि मोहित ने उसकी मदद की थी। सर उस लड़की ने मुझे बताया था कि मोहित ने उसकी मदद की थी। तो एक बात बताओ, आप पता है क्या करते हो? सर शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया था कि, शी टोल्ड मी दैट, हाँ, मोहित हेल्प्ड हर। सर उसने मुझे बताया था कि मोहित ने उसकी मदद की थी। अब देखो बेटा, एक सेंटेंस ये हुआ, उसने मुझे बताया था कि मोहित ने उसकी मदद की थी। बेटा ये दैट क्या है? यहां सिर्फ कंजंक्शन और कुछ भी नहीं। सो दैट को आप तीन रूप में देख गए। ठीक है, पर आप बोलोगे सर इसके तो 4 फंक्शन कहे थे आपने, चौथा कौन सा है? अब आ जाओ बेटा, फोर्थ फंक्शन इसका होता है दैट, हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसको हमने पढ़ना है बेटा, अरे इसी को तो पढ़ना है अब हमने। तो ये चारों फंक्शन आप यूज कर लो, लिख लो। अब हमें बेटा यूज ऑफ दैट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट पढ़ना है, इसी का बड़ा यूज है, अब उसको देखना है। अब तक आपने कितने रिलेटिव प्रोनाउन देख लिए बेटा? 4। कौन कौन से? हु, हुम, हुज, विच। अब कौन सा देख रहे हो? दैट। तो जरा फटाक से कॉपी कीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं यूज ऑफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन। यहां तो मैंने यूज ऑफ दैट कराया, ये भी बाद में कराऊंगा, ये भी बाद में कराऊंगा, ये भी बाद में। मतलब बेटा जब दैट ओनली कंजंक्शन के रूप में यूज होता है तो सर कैसे कैसे यूज करते हैं उसको? बेटा वो कंजंक्शन टॉपिक में कराऊंगा। ये मैं बाद में जब आपको दिस दैट दीज दोज के यूज कराऊंगा ना, ये तब कराऊंगा। इसको कंजंक्शन टॉपिक में करेंगे, इसको अभी कर रहे हैं। टॉपिक वाइज ही तो चीजें चलेंगी ना बेटा। अभी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा देता हूं, कंजंक्शन टॉपिक में ये पढ़ाऊंगा बेटा, और आगे जाके जब अभी मैं डिटरमिनर में दिस दैट दीज दोज का यूज कराऊंगा तो वहां पर आपको वो पढ़ाऊंगा। आया समझ में? तरीके से चीजों को चला। अब पता है क्या हो गया, ऐसा पढ़ने की टेक्निक अगर ये होगी ना आपकी, तो इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। वरना मैं अगर डायरेक्ट ये पढ़ा रहा होता, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते। हमने तो दैट कुछ और ही रूप में आज तक देखा है। आज तक आपने इसको ऐसे देखा है, आज तक आपने इसको ऐसे देखा है, आज तक आपने इसको ऐसे देखा है। बेटा ये चीज आपके लिए नहीं है, और ये भी डिटेल में कब कहां होंगे वो मैंने आपको बता दी। चलिए सर, कॉपी हो गया बेटा, आगे देखते हैं। दैट्स, बेटा दैट्स का मतलब दैट इज होता है, उसको शॉर्टकट में लिखते हैं या दैट वाज होता है। अब आप लिखो यहां पर यूज ऑफ दैट। आपने बोला सर यूज ऑफ दैट अभी तो कराया। अरे यूज ऑफ दैट, हाँ, ब्रैकेट में लिखना बेटा रिलेटिव प्रोनाउन।
अब मैं आपको यूज ऑफ दैट करा रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब मेरे भाई ध्यान रखना, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है, हाँ, तो पक्का मेरे बच्चे यहां वो दो काम करेगा। मतलब यहां वो प्रोनाउन भी होगा, हाँ, और यहां वो प्लस कंजंक्शन भी होगा। देख रहे हो उसका नया रूप, यहां वो प्रोनाउन भी होगा और यहां वो कंजंक्शन भी होगा। यहां वो दोनों रूप में मेरे भाई आपको नजर आएगा, प्रोनाउन के रूप में भी और कंजंक्शन जोड़ा, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन काम करते हैं। ठीक है सर, कब कब नजर आएगा, अब इसको डिटेल में पढ़ना है बेटा। सबसे पहला फंक्शन, अब कब कब नजर आएगा इसी को तो डिटेल में पढ़ना है, और तो कुछ हम करेंगे नहीं, अब इसी को डिटेल में हमने पढ़ना है। बताइए यहां तक कोई डाउट आपका, समझ में आया? तो बेटा अनंत ये चीजें दैट्स वाली ये चीज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन टैग टॉपिक। ठीक है, बढ़े आगे। आई देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, साथ साथ कॉपी बेटा समझते चलना है। जब आप दैट को यूज करते हैं, हाँ, तो किस रूप में आएगा? अब तक आपने क्या देखा, अगर पर्सन है तो हु और हुम लगा लो, अगर थिंग या एनिमल है तो विच लगा लो। ठीक है, लेकिन क्या हो बेटा, अगर मैं आपको कहूं पर्सन के साथ आपको थिंग भी दिखानी हो, या पर्सन के साथ आपको एनिमल भी दिखाना, क्या होगा आपका? पर्सन के साथ आपको एनिमल भी दिखाना हो या पर्सन के साथ आपको थिंग भी दिखानी हो, अब आप फंस गए। आपका ये एंटीसीडेंट बन जाए बेटा, आपका ये एंटीसीडेंट बन जाए। अब तक एंटीसीडेंट क्या था? अब तक आपका एंटीसीडेंट अगर थिंग और एनिमल था तो आप विच लगा रहे हो बेटा, अगर पर्सन है तो आप हु लगा रहे हो, और दोनों का मिक्स हो जाए तो अब आप फंस गए। आपने बोला सर मिक्स हो जाए मतलब, देखो बेटा अब क्या आएगा, अब क्या दैट आएगा या विच आएगा या हु आएगा कि हुम आएगा? अब क्या, अब लुटिया कैसे डूबेगी, जरा बात को बड़े ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलूं बेटा द मैन, आदमी, एंड हिज डॉग, और उसका कुत्ता, आदमी और उसका कुत्ता, ठीक है, आदमी और उसका कुत्ता, दैट विच या हु केम यस्टरडे, जो कल आए थे, हां, हैज और हैव कम अगेन, दोबारा आ गए। आदमी और उसका कुत्ता जो कि कल आए थे वो दोबारा आ गए। तो अब आप क्या कहोगे बेटा, आदमी और उसका कुत्ता जो कि कल आए थे वो दोबारा आ गए। तो बेटा इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? ये है, देखो ये रिलेटिव क्लॉज है इसमें, है कि नहीं? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको हटा के पूछूं, मुझे बताओ वहां क्या आएगा मेरे दोस्त, अगर मैं इसको हटा के पूछूं इतना, यहां क्या आएगा? द मैन एंड हिज डॉग हैज कम अगेन या हैव कम अगेन? बेटा खाली आदमी आया होता तो हैज, खाली कुत्ता आया होता तो हैज, लेकिन आदमी और कुत्ता दो दो बंदे, अगर दो है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मुझे बताइए आप यहां पर क्या लगाएंगे? हैव कम अगेन, आदमी और उसका कुत्ता दोबारा आ गए। अच्छा, आदमी और उसका कुत्ता जो कल आए थे, तो अब ये जो द मैन एंड द डॉग है बेटा, ये दोनों के दोनों एंटीसीडेंट है। अब मैंने कहा भाई आदमी और कुत्ता, अब पर्सन और जानवर, जानवर है तो विच, पर्सन है तो हु, लेकिन यहां पर्सन और जानवर दोनों एंटीसीडेंट है। अब हम फंस गए, तो अब आएगा बेटा दैट, क्योंकि दैट इंसान के लिए भी आता है और दैट जानवर के लिए भी आता है और दैट थिंग के लिए भी आता है। बेटा दैट टीचर, दैट फ्रेंड, दैट बॉय, दैट प्लेयर सही है, दैट पेन सही है, दैट डॉग सही है, दैट एलिफेंट सही है। सो दैट जानवर के लिए भी आता है, दैट इंसानों के लिए भी आता है, दैट थिंग्स के लिए भी आता है, तो दैट मिक्स के लिए भी आएगा। इसीलिए यहां पर सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन पेपर में सही होगा, अगर ये सब दिखाई दें तो बेटा ये सब गलत होंगे। तो यहां पर हमने लिखा दैट, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तीनों के तीनों चीजें गलत हो जाएंगी और इसको आप इस तरीके से ठीक करोगे। हुज वूज कुछ भी नहीं बेटा, सिर्फ दैट। ओह, अब समझ आ रही है चीज। तो बेटा ऐसे उसको टैकल करते हैं, डन है? तो ये था इसका पहला फंक्शन। मैं कहूं एवरीबडी एंड एवरीथिंग, अब एवरीबडी और एवरीथिंग दोनों को दिखाना है तो आपको दैट लगाना होगा, क्योंकि एवरीबडी में इंसान हो गए, एवरीथिंग में थिंग होगी, दोनों को मिक्स दिखाना है, तो भाई दैट हो गया।
देख लो कितना यूनिक इसका पहला फंक्शन तैयार। अब दूसरा फंक्शन देखिए, इसी के रूप में अगर मैं आपको एक बात दिखाना चाहूं या यहीं पर बताना चाहूं, जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके भी चोचले नहीं होते बेटा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, या इसी में बता दूं यार, छोटा ही रूप है, क्या चोचले नहीं होते बेटा? इसका सब्जेक्टिव केस अलग, हाँ, ऑब्जेक्टिव केस अलग, हाँ, दैट की स्पेलिंग तो सेम है जैसे विच की थी। तो आप याद रखिए, जब दैट पर्सन प्लस थिंग, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज हो रहा है, हाँ, आप इसको इसी में लिख लो। आप इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करो या आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो। यार अलग ही लिख पाता हूं, रहने दो, कहीं तुम खिचड़ी बना लो। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे आ जाओ, अलग लिख लो बेटा, एक कॉन्सेप्ट ही बना लो। जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है बेटा, हाँ, उसकी खासियत है, उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती। अगर नहीं होती तो एक बात याद रखना बेटा, दैट चाहे आप उसको सिंगुलर के लिए यूज करो, चाहे आप उसे प्लूरल एंटीसीडेंट के लिए यूज करो, तो मुझे बताओ वो कौन से एंटीसीडेंट के लिए यूज होगा, सिंगुलर या प्लूरल? सर कोई भी। सर वो तो आपने बता ही रखा है, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए भी आ सकता है, उस हिसाब से वर्ब लेगा। दूसरा, जो दैट होता है बेटा, वो सब्जेक्ट भी होता है और वो ऑब्जेक्ट भी होता है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी ना बदलती है, सिर्फ एक ही की स्पेलिंग बदली थी बेटा, हु की। हु सब्जेक्ट के रूप में हु था, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम था, वहां चोचले थे वो, इसलिए 1.5 घंटा खा गया हमारा वो। इसमें तो कुछ चक्करबाजी नहीं है। अब आपको मैं पूछता हूं, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। मैंने बोल दिया आई वॉन्ट, या ऐसे कर लेते हैं इसको सिंपल, आई हैव, आई हैव द बुक्स, हाँ, दैट वॉज या वर, दैट वॉज या वर बॉट बाय हर। मेरे पास वो किताबें हैं, मेरे पास वो किताबें हैं जो उस लड़की के द्वारा खरीदी गई थी। आपने बोला सर किताबें हैं, क्या बुक्स के लिए दैट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि बेटा देखो यहीं पर देखना, दैट किसके लिए आता है? पर्सन के लिए, बिल्कुल आता है। दैट किसके लिए आता है? थिंग्स के लिए, बिल्कुल आता है। दैट किसके लिए आता है? एनिमल्स के लिए, बिल्कुल आता है। तो ये तो बाप है सबका। दैट बेटा पर्सन के लिए भी आता है दैट थिंग्स के लिए भी आता है, और दैट तो एनिमल के लिए भी आता है। दैट तो सबका बाप बन के बैठा हुआ है, ये सबके लिए आता है बेटा। इसका मतलब अब आप यहां नहीं कहोगे सर विच नहीं आ जाएगा यहां? आई हैव द बुक्स विच वर बोट बाई हर, बिल्कुल विच आ जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि विच भी आता है थिंग्स के लिए, तो दैट भी आता है। दैट तो उनका भी पप्पा है। इंसान के लिए तो हु आता है सर, हाँ, तो दैट भी आएगा। आप दोनों बोलते हैं, आप दोनों देखते हैं पेपर में, दोनों नो एरर है बेटा, कोई एक नहीं पूछेगा। तो आपने क्या करना, आई हैव द बुक्स दैट वर बॉट बाय हर, क्योंकि ये किसके लिए आया है? बुक्स के लिए। बुक्स के लिए आया तो क्या आएगा? वर आएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई हैव द बुक्स विच वर बॉट बाय हर। सो दैट तो तीनों के केस में नजर आ रहा है, तो तीनों के केस में ही आप उसको नजर आना देखोगे। एक सेकेंड बेटा, इसी को करता हूं, ठीक। अब बोलो, तो यहां तो विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। तो ये फंक्शन मैंने इसलिए अलग ही कॉन्सेप्ट करा दिया कि आपको ये चीजें दिमाग में बैठे। सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने वो गाड़ी धोई है जो तुमने कल खरीदी थी। अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल लिखो बेटा। आई हैव वॉश्ड, मैंने वो गाड़ी धो दी है। आई हैव वॉश द कार, मैंने वो गाड़ी धो दी है, ठीक है, डन। मैंने वो गाड़ी धो दी है, आई हैव वॉश द कार दैट, दैट यू बॉट, जो तुमने खरीदी थी। दैट यू बॉट यस्टरडे, जो तुमने कल खरीदी थी। मैंने वो गाड़ी धो दी है जो तुमने कल खरीदी थी। अब एक बात बताओ बेटा, तुमने खरीदी थी, तो ये दैट यहां क्या है? ऑब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहां ये भी कह सकते हैं बेटा विच भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, तो यहां विच और दैट दोनों सही। आगे विच और दैट में गलती भी आ सकती है, उसको अगले कॉन्सेप्ट में मैं कराऊंगा। प्रायोरिटी के कोई खेल नहीं है बेटा, यहां प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं। आशीष सेम है मेरे बच्चे, डन है।
कॉपी करो लास्ट एग्जांपल। फिर मैं पेज चेंज करता हूं और इसका थर्ड रूप देखता हूं। आपको क्या अनुभव हो रहा है? सर हु और होम ही मुश्किल थे बस। ठीक है, हु और होम ही मुश्किल थे बेटा, उसके बाद तो ये सारी चीजें आसान होने लग रही हैं आपके लिए। हु और होम में ऐसे तड़के थे जो आपको मुश्किल कर रहे थे। 3 क्लॉज बेटा हु में यूज हुई थी, बस देख लो। हटाएं भाई। देखो बेटा, अब अगली कहानी सर दैट और क्या जलवे दिखाएगा? और भी कुछ है इसके पास, बहुत कुछ है बेटा इसके पिटारे में। इसके पिटारे में देखो अब क्या है। अभी तक तो मैंने ये कहा मेरे बच्चे, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए या पर्सन के लिए दैट भी आता है, ठीक है, हाँ चलता है। लेकिन पर्सन के लिए हु भी आता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए तो विच भी आता है, चलेगा बेटा। आप यहां विच लिख दो वो भी सही है, आप यहां दैट लिख दो वो भी सही है। इंसान के केस में भी ऐसा ही था, दोनों सही, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कंफ्यूजन कब होगी? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। कई बार हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ लिखवाऊंगा, आप 2 लाइन का गैप छोड़ दो बेटा। कितने लाइन का गैप छोड़ दो? कितने लाइन का गैप छोड़ दो? 2 लाइन का गैप छोड़ दो। 2 लाइन का गैप छोड़ दो। 2 लाइन का गैप छोड़ने के बाद मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो बेटा, ठीक है, मैंने बोला ये है वो लड़का जिसने मेरी मदद की थी। अब आपको इसकी इंग्लिश बनानी, आप क्या बोलोगे? ये है वो लड़का, ठीक है, या ऐसे करता हूं, मैं जानता हूं उस लड़के को, ऐसे थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु या दैट हेल्प्ड यू लास्ट वीक, जिसने पिछले हफ्ते तुम्हारी मदद की थी। आप इसमें क्या बोलोगे बेटा? हु आएगा दैट आएगा? अरे भाड़ में गया, दोनों आएंगे, दोनों सही है बेटा अपनी अपनी जगह। आप क्या लिखोगे? आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू लास्ट वीक, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारी पिछले हफ्ते मदद की थी भाई। अच्छा, आई नो द बॉय दैट हेल्प्ड यू लास्ट वीक, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारी पिछले हफ्ते मदद की थी। तो बेटा यहां दोनों सही, यही तो सिखा रहा हूं मैं बात, दोनों सही है। क्योंकि इंसान के लिए बेटा हु भी आता और इंसान के लिए दैट भी आता, दोनों सही है। आपने बोला मस्त, मजा आ गया सर, एक नंबर का मजा। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है बेटा? अगर मैं इस सेंटेंस में एक छोटी सी चालाकी करूं और मैं बोल दूं बेटा आई नो, ध्यान से सुनेगा, और ये ऐसा करिए मैंने, दिस इज द सेम बॉय। अब देखो एक चालाकी क्या हुई, दिस इज द सेम बॉय, ठीक है, हु या दैट हेल्प्ड यू लास्ट वीक। ये वो सेम लड़का है जिसने तुम्हारी पिछले हफ्ते मदद की थी। अब कहानी में थोड़ा सा चेंज आ गया, पता है क्या आ गया? आपने एंटीसीडेंट में बेटा द सेम बॉय लिख दिया, द सेम बॉय, ये वो सेम लड़का है जिसने तुम्हारी पिछले हफ्ते मदद की थी। अब आप उसका फोकस बढ़ा रहे हो, आप बेटा द सेम लिख के आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, आप उसको पिन पॉइंट कर रहे हो बेटा, आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, आप उसको पिन पॉइंट कर रहे हो। अरे वो सेम लड़का है जिसने तुम्हारी कल मदद की थी। अब आपने बोला सर ये तो सेम वाला कहानी यूज करने लग रहा है, ये वो सेम लड़का है जिसने तुम्हारी मदद की थी। अब वो हाईलाइट करने का काम और वो मेरे बच्चे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालने का काम, वो पिन पॉइंट करने का काम आपका कौन करके देता है? दैट करके देता है। इसका मतलब ये हुआ भाई गया, आपका काम बढ़ा, इसलिए वो 2 लाइन का गैप छोड़ा था बेटा मैंने। अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि जब कभी भी आपको यहां पर लिखोगे, इसके बाद आपको द सेम दिख जाए, मतलब यहां पर ऐसे लिख लो, दैट ही आएगा, ठीक है, ना हु आएगा ना विच आएगा, या छोड़ो ऐसे लिख लो बेटा दैट ही आएगा अगर आपको द सेम दिखाई देता है। और कोई नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ दैट। अगर 10, क्यों? क्योंकि हाईलाइट करना है, पिन पॉइंट करना है।
सो अगर मैं बोल रहा था सर आई नो द बॉय, सिंपल है द बॉय। अगर द सेम बॉय ऐसा कुछ आ जाए, द सेम चैप्टर, द सेम चेयर, अगर द सेम लग गया है तो बेटा दैट आएगा, बाकी सब साफ। ऐसा ही अगर मैं ये भी लिख दूं दिस इज द सेम चेयर दैट ही बॉट, ये वो सेम कुर्सी है जो उसने खरीदी थी, तो बेटा फिर से दिस इज द सेम चेयर दैट ही बॉट, विच ही बॉट नहीं। दूसरी चीज, अगर मैं आपको ये बोल दूं ही इज द ओनली स्टूडेंट, अब देखो द सेम लगाया था ना, ही इज द ओनली स्टूडेंट दैट या हु कैन हेल्प यू, ये है वो एक लौता स्टूडेंट जो तुम्हारी मदद कर सकता है, ये है वो एक लौता स्टूडेंट जो तुम्हारी मदद कर सकता है। भाई ये है वो एक लौता स्टूडेंट, ठीक है, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अब आपने बोला सर कहानी में फिर ट्विस्ट मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ही इज द ओनली स्टूडेंट, ये है वो केवल एक स्टूडेंट। बेटा आपने उसको और हाईलाइट कर दिया। अगर सिर्फ ये होता तो बेटा फिर तो दोनों सही थे, लेकिन अगर ये आ गया, अब भाई का पत्ता हो गया बेटा साफ, अब सिर्फ दैट। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको द सेम या मेरे बच्चे द ओनली आपको दिख जाए तो उस केस में भी आप दैट लगाओगे, ठीक है। चलो एक हमारे पास होता है बेटा आई ऐसे, I want to invite the few friends, हाँ, that या who I have in Delhi। मैं उन कुछ दोस्तों को बुलाना चाहता हूं जो मेरे दोस्त हैं मेरे पास दिल्ली में, उन कुछ दोस्तों, उन कुछ दोस्तों। बेटा द फ्यू का मतलब होता है वो कुछ दोस्त, वो कुछ, द फ्यू टीचर्स, वो कुछ टीचर्स, द फ्यू चेयर्स, वो कुछ कुर्सियां, कुछ ऐसे। आपने बोला अगर खाली द फ्रेंड्स होता तो ठीक है, तो द फ्यू फ्रेंड्स है। बेटा फिर से पत्ता साफ हो गया, होगा दैट आ गया। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो वो चीज जब आप यहां पर देखते हैं तो आपने बोला अच्छा सर इसका मतलब बेटा द फ्यू, या नॉर्मल बात है तो आ फ्यू, ये भी क्या होते हैं या फ्यू। सर तीनों में फर्क क्या होता है? देखो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, दा फ्यू वो पर्टिकुलर कुछ। सर तीनों में डिफरेंस पढ़ा दो ना, मजा आएगा। पेपर में आता है, बिल्कुल आता है बेटा, बट तीनों का डिफरेंस यहां रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं पढ़ाऊंगा, ये डिटरमिनर टॉपिक में कराऊंगा। फ्यू यूज होता है बेटा काउंटेबल नाउन के लिए। अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करना हो, जैसे अनकाउंटेबल नाउन के लिए कैसे यूज हो जाएगा? आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास ना के बराबर दूध है। हाँ, दैट या विच इज नॉट इनफ फॉर मी, जो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे पास ना के बराबर दूध है जो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, तो आपके पास मिल्क है बेटा जो कि ना के बराबर है। अब आपने बोला देखो आई हैव मिल्क तो ठीक था, लेकिन लिटिल मिल्क बोल दिया आपने, लिटिल भी वहां जुड़ गया, तो अब आएगा बेटा दैट, अब विच का तसाफ। तो बेटा लिटिल और फ्यू में यही फर्क है, फ्यू का मतलब भी है ना के बराबर, लिटिल का मतलब भी है ना के बराबर, लेकिन फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। तो लेकिन कैसे सर, मतलब इसे यूज करेंगे फिर हम कैसे, वो बेटा सेपरेट पढ़ाऊंगा आपको डिटरमिनर टॉपिक में, जब मैं आपको फ्यू आ फ्यू दा फ्यू पढ़ाऊंगा, लिटिल आ लिटिल दा लिटिल पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ छोटे रूप में याद रख लो बेटा, जब कभी भी आपको लिटिल लिखे, जब कभी भी आपको आ लिटिल दिखे, जब कभी भी आपको दा लिटिल दिखे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वहां पर दैट आएगा बेटा और कुछ नहीं आएगा। लिटिल ना के बराबर, आ लिटिल और दा लिटिल का मीनिंग सेम होता है कुछ थोड़ा, लेकिन वो सिर्फ आर्टिकल दा आएगा तो पर्टिकुलर है और ये है तो नॉर्मल है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बात की बात है, ये काउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है बेटा। अब अगली कहानी, अगली कहानी क्या है? अगली कहानी क्या है और कौन कौन से शब्द हैं देख लो बेटा, एक एक शब्द में लिखवा रहा हूं, उनके एग्जाम्पल लिखवाता चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, ठीक है, आपके दिमाग में
ठीक है, हाँ, आपके दिमाग में क्या करें, ये बातें घर कर जाएंगी, दोबारा रिवीजन तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। सागर इसकी कितनी क्लास होंगी पता नहीं भाई, ये तो छपरी लौंडे बनाएंगे, कितनी क्लास होगी गधेड़ू। वो बेटा वो टीचर होते हैं रूल वाले, रूल वाले टीचर क्या होते हैं ना, गिन के बता देते हैं कितनी क्लास होंगी, गिन के बता देते हैं रूल वाले टीचर की इस टॉपिक की इतनी क्लास होंगी। मेरे बच्चे एक बात बताओ, हर बैच टू बैच डिपेंड करता है, आप क्लास को जल्दी समझते हो लेट समझते हो, आपके बैच में कितनी क्लास में प्रोनाउन हुआ, पहले कितनी क्लास में प्रोनाउन हुआ, मैं भगवान नहीं, मेरा काम है आपको अच्छा पढ़ाना। तो पागल ऐसे नहीं देखते कितनी क्लास होगी, ये देखते हैं समझ आ रहा है बेस्ट, बस पेपर में सिलेक्शन है बेटा। आओ आगे आ जाओ। अगला वर्ड क्या है बेटा, ऐसे ही आपको नोबडी दिख जाए, नोबडी का मतलब क्या हुआ, कोई भी आदमी नहीं। नथिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज नहीं। नन का मतलब क्या हुआ, कोई भी नहीं, जैसे नोबडी नन कोई भी नहीं। ये तीनों शब्द भी दिख जाए तो भी दैट है बेटा। जैसे एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देयर इज नोबडी, देयर इज नोबडी, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प यू या दैट कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सके। अरे जब कोई है ही नहीं तो उसके लिए हु कैसे लगाए कोई नहीं है भाई, खत्म, चलो कोई नहीं है। तो इसलिए नोबडी के लिए बेटा हु नहीं लगाया, हु तो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए आ रहा है या पर्टिकुलर इंसानों के लिए आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या लगाऊं, इसलिए बेटा वहां पर हु नहीं दैट लगाया गया। सो नोबडी, नथिंग, नन। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। बेटा एक एग्जांपल यहां लिख लें, ब्लू से लिख देता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। आप बताओ, आई हैव नथिंग विच या दैट आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू। भाई मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, तो आप पता है क्या बोलोगे, सर आई हैव नथिंग दैट आई कैन गिव यू। तो जब ये भी आप लिखोगे, ठीक है, तो आप बोल दोगे दैट आएगा सर, नथिंग के लिए भी विच नहीं आएगा। ऐसा ही मेरे शेर, अगर कुछ नहीं और सब कुछ है, ऑल के लिए भी, ऑल के लिए भी दैट आता है। सब कुछ है, सब कुछ तो कुछ भी है, दैट। जैसे बेटा अब देखो अगला एग्जांपल, मैंने बोला, अब देखो आई हैव द बुक्स और आई हैव ऑल द बुक्स, बेटा दोनों में क्या फर्क है देख लो। आई हैव ऑल द बुक्स विच या दैट शी बॉट, मेरे पास वो सारी किताबें हैं जो उसने खरीदी थी। मेरे पास वो सारी किताबें हैं जो उसने खरीदी थी। आप क्या बोलोगे पाजी, आई हैव ऑल आ गया ना। अच्छा देखो खाली द बुक्स होता तो बेटा दोनों सही चल जाते, लेकिन आई हैव ऑल द बुक्स, मेरे पास वो सारी किताबें हैं, सारी आ गया, ठीक है, दैट। सो आई हैव ऑल द बुक्स दैट शी बॉट, ऑल भी दिखाई दे तो भी आप दैट लगा के ही चलोगे और कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा। ये चीज आपके दिमाग में रहेगी। तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, द सेम, द ओनली, नोबडी, नथिंग, नन, ऑल, ठीक है। दूसरा है मेरे बच्चे आपके लिए कलेक्टिव नाउन। जब कोई कलेक्टिव नाउन दिखता है, जैसे जुरी, गवर्नमेंट, ठीक है, आप उसके लिए दैट लगा के चलो। कोई भी कलेक्टिव नाउन आपको दिखता है तो आप उसके लिए दैट लगा के चलो। हो गया ना भाई, अब देखो आपको याद भी होगी, कॉपी करो बेटा यहां तक। टेस्ट कब होगी, हाँ टेस्ट कब होगी, अबे झंडू पैदा हुआ नहीं टेस्ट देगा अभी, अभी पढ़ तो ले प्रोनाउन, फिर वही छपरियों वाली आदतें, 4 क्लास नहीं, टेस्ट कब होगी, टेस्ट कब होगी, टेस्ट ले लो भाई इनका, और इनकी टेस्ट कब होगी, पढ़ ले पहले, छोटे पैदा हो जाए ढंग से, टेस्ट कब होगी सर, कब होगी टेस्ट, है भाई कब होगी टेस्ट, बता दो इसको कोई, है कब होगी टेस्ट, टेस्ट कब होगी पता नहीं कहां है, कौन है ये, कहां से आते हैं हमको तो पता नहीं चलता। टॉपिक पूरा नहीं हुआ, इनके टेस्ट कब होगी, तुम्हारी वजह से छपरी छपरी बंदे टीचर बने घूम रहे हैं।
2 दिन प्रोनाउन पढ़ा के खत्म कर दिया, पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ा रहे हैं। जब से ये बोर्ड आया ना, ये जो बोर्ड है टेक्निकल जिसपे स्क्रीन दिखती है, इसकी वजह से कई टीचर बन गए अंडरलाइन कर करके। उनको थोड़ा ना कुछ याद है, तो पीडीएफ छाप दी, उसी से अंडरलाइन करा करा के पढ़ रहे हैं। फिर बोलते हैं आपको कलरफुल पीडीएफ मिलेगी बेटा, समय बचाओ पीडीएफ पाओ। तेरी तो क्यों झूठ बोल रहा है, तेरे को आता ही नहीं, तेरे को आता ही नहीं, अंडरलाइन करके पढ़ाएगा। फिर तभी तो रूल बनाया जाता है, क्योंकि बेटा अगर आप रूल से हटके बढ़ाओगे तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे उस चीज का। अब मैं क्यों बोलता हूं कि भाई आप कॉपी में नोट करो, अरे नोट कर रहे हो, जिंदा हो तुम, पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो जिंदा हो तुम। जिंदा क्या, रोबोट बना दिया तुम्हें तो यार, फिर तो तुम्हें रोबोट बना के छोड़ दिया। तो पीडीएफ से अंडरलाइन कर करके किताब ही ले लेते यार। समझ में आई पाजी? इसलिए आप, बच्चा नहीं मानता, बच्चा पीएनजी पीएनजी चिल्लाता है। कितनी क्लास चिल्लाता है? 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, चलो मैक्सिमम। फिर पढ़ लेता है मेरे पास। जब 7 क्लास तो 7-8 घंटे मेरे साथ बिता लिए। फिर क्या सोच जाता है, फिर सोचता है हाँ सर ठीक कह रहे हैं, फिर वो रमता है। होता है ना, पहली क्लास के बाद कुछ क्लासेस तक तो हम अननोन ही रहते भाई, उसके बाद रमता है। अब बताओ मैं कहां से प्रोनाउन काटूं? जैसे कई बच्चों को लगता है जल्दी खत्म हो जाए, कहां प्रोनाउन काटूं? चलो मैं फालतू का मोटिवेशन भी काट दूं, बातचीत भी काट दूं, पागलों की तरह सिर्फ पढ़ा दूं, तो एक क्लास कम कर लो, 1.5 घंटा ही तो बचा पाऊंगा, 1.5 घंटा ही तो बचा पाऊंगा, और तो कुछ बचेगा नहीं बेटा। फिर ये, अब आप प्रोनाउन कंपेयर देखना, बाकी टीचर्स का कंपैरिजन करके देखना प्रोनाउन और मेरा प्रोनाउन आप देखना, या कोई भी टॉपिक देखना, कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाए, आपको अपने आप डिफरेंस नजर आ जाए। चलो बेटा अब आगे बढ़ते। अब हुई मेरे शेर बातचीत अगले कॉन्सेप्ट के। दैट है, ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा ये। दैट है बेटा, ये एक बार तो हैंग कर जाता है बोर्ड भी, ये बोर्ड भी कहता है पीडीएफ से अंडरलाइन करा दो देखो भाई, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिएगा कैसे बेटा, जब आप दैट का यूज करते हैं, और टाइम हुआ है, हो जाएगा, जब आप ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट और कराऊंगा भाई। दैट के केस में प्रेपोजिशन कहां यूज होगी, एक कॉन्सेप्ट मुझे कराना और एक अब कराना भाई। मेरे याद रखिएगा, जब कभी भी आपको एंटीसीडेंट दिखे, ठीक है, और क्या कहें इसको, ऐसे को देखो, एक होती है बेटा ऐसे ही ले लो इसको, एंटीसीडेंट आपको दिखे तो इसके बाद आपको एक रिलेटिव क्लॉज दिखती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, क्या बोला मैंने इसको, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। एक ही होती है, पता है क्या करती है, वो इस एंटीसीडेंट के बारे में मेन इंफॉर्मेशन देती है। वो इस एंटीसीडेंट के बारे में जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है ना बेटा, वो मेन इंफॉर्मेशन देती है। मेन कहो या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देती है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, फालतू नहीं बेटा, वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देती है। अभी समझाऊंगा कैसे। और एक होती है बेटा इसी एंटीसीडेंट के बाद, हाँ, इसी एंटीसीडेंट के बाद आपको एक दिखाई देती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होती है बेटा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है बेटा जो इस एंटीसीडेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, नॉट रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ बेटा नॉट रिक्वायर्ड। वो रिक्वायर्ड नहीं थी, फालतू में आपने खामखा उसको लिख दिया, वो रिक्वायर्ड नहीं थी, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है सर, अब इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। तो एंटीसीडेंट के बाद डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है और बेटा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है। जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है वो क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, वो मेन इंफॉर्मेशन देती है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देती है।
एक फालतू जो बकवासबाजी की इंफॉर्मेशन देती है वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है। सर कैसे समझाऊं? देखो मेरे भाई, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं और मैं कहता हूं रोहन रोहन हु इज माई फ्रेंड, रोहन हु इज माई फ्रेंड, हाँ, विल हेल्प यू, रोहन तेरी मदद कर देगा, जो मेरा दोस्त है। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा हु इज माई फ्रेंड, देखो ये जो इंफॉर्मेशन है मुझे बताओ ये किसके बारे में है? रोहन। बेटा किसी का नाम ही काफी है उसका परिचय देने के लिए, नाम से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। तो अगर मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कौन आपकी मदद करेगा, तो बेटा मैं ये कह सकता था रोहन विल हेल्प यू, रोहन तेरी मदद करेगा। आपने बोला ओके सर, रोहन कर देगा मदद, आसान हो गया। फिर मैंने बोला रोहन जो मेरा दोस्त है वो तेरी मदद कर, तो आपने रोहन के बारे में एक और बात बता दी। हाँ तो लेकिन ये रिक्वायर्ड थोड़ी ना, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई बेटा। अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि ये अपने आप में नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ये अपने आप में नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। भाई रिलेटिव क्लॉज को आरसी लिख रहा हूं शॉर्ट, सिंपल है। रोहन जो मेरा दोस्त है तेरी मदद कर देगा, ये नॉन डिफाइनिंग है क्योंकि किसी का नाम ही काफी है उसकी पहचान के लिए, तो ये होती है बेटा। अच्छा अगर मैं यहां पर लिख दूं वो लड़का, अरे कौन सा लड़का भाई बता तो दे, अरे हु इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो मेरा दोस्त है, वो लड़का कौन सा लड़का, विल हेल्प यू तेरी मदद करेगा। बेटा दोनों में दिन रात का फर्क है क्योंकि मैंने एंटीसीडेंट बदल दिया। अब जो ये हु इज माई फ्रेंड है ना, ये एक्स्ट्रा नहीं बेटा, आप ध्यान से देखो कौन सा लड़का आपने इसे एक्सप्लेन किया है, कौन सा लड़का आपने बेटा इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसको क्या एक्सप्लेन करोगे, नाम ही ले लिया तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये बोलोगे सर ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा बकवासबाजी नहीं है, इसको डिफाइन कर रही है, ये इसको एक्सप्लेन कर रही है, डिफाइन, इसलिए इसे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलते। सर ये बता क्यों रहे हो, काम नहीं चलता क्या? नहीं चलता, पता है क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई कि बेटा इंसान के लिए दैट भी आता है, हु भी आता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, मैं यहां दैट भी लिख सकता हूं और मैं यहां दैट भी लिख सकता हूं, क्योंकि सर आपने तो कहा इंसान के लिए तो हु भी आता है तो दैट भी आता है, थिंग्स के लिए विच भी आता है तो दैट भी आता है, तो दैट तो सबके लिए आएगा, सब सही है। हाँ लेकिन कहां पंगा गलत हो जाएगा, जब पर्सन प्लस थिंग की बात होगी। कहां पंगा गलत हो जाएगा, जब द सेम द ओनली वगैरह चीजें दे देगा। और कहां पंगा गलत हो जाएगा, पता है क्यों? दैट कहेगा देख भाई मैं चीजों को और एक्स्ट्रा पिन पॉइंट करने के लिए आता हूं, पिन पॉइंट करना है। हाँ अरे किसी के नाम को क्या पिन पॉइंट कर दूं, नाम अपने आप में उसका इंट्रोडक्शन है, उसको कहां पिन पॉइंट करूंगा, जब तुमने बोल ही दिया रोहन तो कहानी ही खत्म। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है बेटा, जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है, वो एक्स्ट्रा बकवासबाजी को दिखाती है, एक्सेस चीज को दिखाती है। दैट कहता भाई साहब मैं फोकस करने के लिए आता हूं, पिन पॉइंट करने के लिए आता हूं, तो मैं क्या फोकस करूं, वो ऑलरेडी फोकस पे है। इसीलिए बेटा दैट के नखरे हो गए। दैट ने बोला देखो गुरुजी मैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में दैट आ सकता है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कभी भी दैट का यूज नहीं। आप डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में दैट लगाओ, हु लगाओ चलेगा, लेकिन नॉन डिफाइनिंग में भैया दैट बोलेगा भाड़ में गया सर, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं पिन पॉइंट करता हूं। पिन पॉइंट उन चीजों को किया जाता है जिनकी रिक्वायरमेंट हो इंफॉर्मेशन की, एक्स्ट्रा अगर मुझे वहां बकैती करनी है ठीक है, तो मेरे भाई वहां उस चीज का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब यहां ये दैट गलत, सिर्फ हु सही, यहां दैट भी सही, हु भी सही। क्योंकि बेटा बाकी तो सब जैसे जैसे यूज होने हैं सब आते हैं, बाकी सब तो जैसे जैसे यूज होने हैं बेटा सब आते हैं। आप हु लगाओ ठीक है ना, आप विच लगाओ ठीक है, आप लगाओ, लेकिन यहां पर बेटा विच लगाओ आप या हु लगाओ, जैसे जैसे यूज करना है, लेकिन दैट के नखरे। एक सेकेंड भाई कमेंट रखो, दैट के नखरे बेटा। चल गई अब ठीक है।
किसके नखरे हैं बेटा? दैट के नखरे। इसका मतलब यहां तो ये गलत हो गया। बिल्कुल बेटा, अगर पेपर में आया तो गलत। और ये अब ध्यान से सुन, एक और बात बेटा, एक हिंट होती है जो एग्जामिनर नहीं देता। भाई अब नहीं देता एग्जामिनर, पहले दिया करता था, बंद कर दिया बेटा उसने। एक हिंट होती है, क्यों बंद कर दिया वो भी रहस्य खोलूंगा बेटा। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना, वो एक्स्ट्रा बकवासबाजी होती है सेंटेंस में। हाँ, अगर एक्स्ट्रा बकवासबाजी है ना, तो आप एक बात सोच के देखिए, अगर वो एक्स्ट्रा बकवासबाजी है तो क्यों ना एक काम करें, उस एक्स्ट्रा बकवासबाजी को हम कोमा लगा के लिख दें। इसीलिए बेटा हमेशा नॉन डिफाइनिंग क्लोज से पहले भी आप कोमा देखोगे और उसके बाद भी आप कोमा देखोगे। इसका मतलब ये सही सेंटेंस अगर पंक्चुएशन भी लगाऊंगा ना, तो यहां भी कोमा, यहां भी कोमा। ये बात याद रखिएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो फालतू बकवासबाजी है, उससे पहले आपको कोमा लगा दिया गया। अब हमने ये बोल दिया रोहित कोमा, दैट इज अ टीचर, रोहित जो एक अध्यापक है, हाँ, कोमा कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब भाई आपने देखा सर रोहित तो नाम है, नाम के लिए तो फिर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, उसके लिए तो दैट आएगा ही नहीं, वो आएगा। ठीक है। और ये ऐसे देनी चाहिए। फिर बाबा लोग आ गए। ठीक है, बाबा लोग आ गए। अब जब बाबा लोग आए तो बाबा लोगों ने क्या किया, एक रूल बना दिया। क्या रूल? कोमे के बाद दैट का प्रयोग ना करें। मतलब वो बच्चों को ये नहीं पढ़ाते बेटा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है, ऐसे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को पहचानते हैं, ऐसे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को पहचानते हैं। जब किसी नाम को आगे बताओगे तो वो नॉन डिफाइनिंग है, अगर किसी वैसे बंदी को आगे स्लिप करोगे तो वो डिफाइनिंग है। कुछ नहीं बताते, एक रूल किताबों में, और टीचर छा गए। कोमे के बाद दैट ना लगाए। एग्जामिनर ने भाई साहब फंदा उठा लिया, कहता मारो भाई मारो मेरे को। कहता कि क्या हो रहा है मार्केट। एग्जामिनर बोला ऐसी की तैसी, अगर मैं कोमा ना दूं, हाँ, तो दो गलतियां, एक तो पंक्चुएशन एरर और एक ये भी एरर, दो गलतियां हो जाएगी ना। हाँ, तो गलती तो है ही पेपर में। हाँ, एग्जामिनर भाई साहब उस लेवल का शातिरपना कर गया, उसने कोमा नहीं दिया, ऐसे दे दिया पेपर में। अब रूल वाला बच्चा तो यहां मुंह के बल गिरेगा, उसने सोचा सही है क्योंकि रोहित दैट इज अ टीचर, कैन, इंसान के लिए दैट भी आता है, हु भी होता है, दोनों सही थे, वो सही करके आ गया पेपर में। पेपर में गलत था, पेपर में तरीके से तो दो गलत थी, तरीके से तो दो गलत था, एक तो ये दैट भी गलत और कोमा भी आना था। तो एग्जामिनर शातिरपना करने लग गया, कोमा गया भाड़ में, ऐसे देने लग गया। बताओ, ए में एरर, बी में एरर, सी में, कोमे के पंक्चुएशन एरर देखने नहीं होते, पंक्चुएशन एरर आते हैं डी ट्रिपल एस बी में बेटा। इसलिए मैंने पंक्चुएशन सिखा के चलूंगा सारे टॉपिक्स में, जहां जहां पंक्चुएशन यूज होती है ना, सब में बताऊंगा। पंक्चुएशन अलग से नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, हर टॉपिक में बताता चलता हूं, अलग से कोई टॉपिक नहीं होगा। इसलिए बेटा यहां पर तरीके से तो होना यही था कि यहां कोमा आना था, यहां कोमा आना था। अब यहां कोमा तो एरर यही ना, हाँ, तो तब भी एरर यही है, ये कट के हुआ है। तो बेटा कोमा ना ढूंढियो पेपर में, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात बाजी, ठीक है, एक बात और सीखिएगा। अब कई बार एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। अब मैं आपको नहीं, आप सोचिएगा क्या होगा उसका आंसर। जैसे मैंने बोला बेटा, द एमवे कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं कुछ कह रहा, बताना है एरर है या नहीं है। मैं कोमे की हिंट नहीं दूंगा ना, पेपर में आती है बेटा। द एमवे कंपनी, सोचिएगा, दैट इज अ यूएस कंपनी, दैट इज अ यूएस कंपनी, ठीक है, हाँ, हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया। भाई ऐसा हुआ ना, एमवे कंपनी है, उसने इन्वेस्ट किया है इंडिया। ये एग्जाम का ही एरर है बेटा। सेम तरीके का एरर सीडीएस, सीपीओ और सीजीएल, इन तीन बड़े एग्जाम्स में पूछा गया। द एमवे कंपनी दैट इज अ यूएस कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया। अब इसमें रिलेटिव क्लोज कौन सी है? दैट इज अ यूएस कंपनी। मुझे बता दो क्या यहां दैट सही है?
भाई कंपनी के लिए दैट भी आता है, विच भी आता है, लेकिन क्या यहां दैट सही है? क्या यहां दैट सही है? सोचो, आपने बोला सर द एमवे कंपनी, हाँ अगर वो द एमवे कंपनी है, अगर वो द एमवे कंपनी है तो ये गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि आपने नाम ही लिख दिया ना सर, तो फिर ये गलत। एक तो कोमा लगाओ, विच लगाओ, ठीक है भाई, कॉपी करो एक फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट और दैट का लिखाते हैं, फिर करते हैं छुट्टी। इसलिए मैंने जान पूछ के जब वहां कह रहा था ना ठीक है देखो आप पीछे आओ, मैंने कहा था ना दोनों सही, तो मैंने नॉर्मल लिखा था उससे, ये डिफाइनिंग क्लॉज मैंने सारी वही लिखी थी बेटा पीछे जान पूछ के, क्योंकि मुझे ये अलग से यहां पहचानना था, तो ये अलग से आ गया। ठीक है भैया, दैट इज अ यूएस कंपनी, मतलब कौन? विच इज अ यूएस कंपनी, जो एक यूएस कंपनी। तो दैट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बाकियों से आसान है ना भाई, मैं तो ये तो कह ही सकता हूं बाकियों से आसान। एन आएगा बेटा, वो एमवे कंपनी है, द एमवे कंपनी, कोई भी कंपनी नहीं है वो, एमवे है तो एन नहीं आएगा ना। एन का मतलब होगा बहुत सारी एमवे कंपनी, उसमें से एक कंपनी की बात करूं, गलत हो जाए। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा, फिर इसको खत्म करते हैं बेटा दैट को। एक बात याद रखना, अगर दैट को प्रेपोजिशन चाहिए तो मेरे दोस्त दैट प्रेपोजिशन लास्ट में लेगा, हु की तरह। पता है क्यों? ताकि इस पर फोकस रहे। याद आया हु प्रेपोजिशन लास्ट में क्यों लेता था? अपने पर फोकस रखता था। तो दैट भी अपने पर फोकस रखता है, तो बेटा दैट से पहले प्रेपोजिशन नहीं बाद में जाएगी। कैसे? अब देखो मेरे पास कहानी, मैंने बोला एक क्वेश्चन, दिस इज द होटल, दिस इज द होटल, हाँ, इन विच दे स्टेड, ये वो होटल है, ये वो होटल है जिसमें वो रहे थे। अब बताइए, अगर मैं आपको ये लिख रहा हूं दिस इज द होटल, ठीक है, दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा डिफाइन कर रहे हो होटल के लिए विच आएगा, और इन है जिसमें वो ठहरे थे। और इसको दैट से लिखो, दैट से लिखोगे तो आप पता है क्या बोलोगे? दिस इज द होटल, ये है वो होटल, दैट दे स्टेड इन, दैट दे स्टेड इन। तो आप यहां देखोगे कि जब दैट आया है तो उसने प्रेपोजिशन एंड में ली। ठीक है, डन। आगे आई नो द बॉय अबाउट whom they were talking, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। सही सेंटेंस। इसको whom से भी बना सकते हो ना बेटा, आई नो द बॉय, whom से भी बना दोगे, बॉय के लिए दैट भी आ जाएगा। आई नो द बॉय हु दे वर टॉकिंग अबाउट, तो अबाउट पीछे जाएगा। लेकिन बेटा आज मैं इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकता हूं दैट से, आई नो द बॉय दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, आई नो द बॉय दैट दे वर टॉकिंग अबाउट। मेरे भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक बात को मैं तीन तरीके से कह सकता हूं, ठीक है, एक बात को मैं तीन तरीके से कह सकता हूं। आई नो द बॉय दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, आई नो द बॉय, ठीक है, हु दे वर टॉकिंग अबाउट, आई नो द बॉय अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, ठीक है, और इस तरीके से। तो प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखना। अगर पेपर में आ जाए आई नो द बॉय अबाउट दैट, गलत हो जाएगा।
चलो भाई, टाइम भी हो गया और फाइनली ये खत्म हुआ। कल नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन चालू करूंगा बेटा। अभी रिलेटिव प्रोनाउन खत्म नहीं हुआ, अभी और भी। हु, हुम, हुज, ठीक है, विच, दैट। कल मैं आपको कराऊंगा यूज ऑफ व्हाट, पहले ही लिखवा देता हूं। कल मैं आपको व्हाट कराऊंगा। इसको मत कॉपी कर लेना, आप यहां तक कॉपी कर लो एक बार फटाक से, फिर मैं रोकता हूं। साइड में हूं भैया, मैं बैठ ही जाता हूं तब तक। अब जिन जिन बच्चों का कॉपी हो गया वो जा सकते हैं, और शाम को 6 बजे मेरे भाई आपकी क्लास होगी, ठीक है जी। शाम को 6 बजे आपकी क्लास होगी, वो कैब की तैयार रहिएगा। जिन जिन बच्चों ने अभी वो कैब की क्लास चालू नहीं की है, वो कैब बैच चालू नहीं किया है, तो गलत बात है। आप उसे जल्द से जल्द स्टार्ट करें बेटा। पिछली क्लासेस शनिवार इतवार में कवर करें, और मेरे साथ टेस्ट के साथ जीतो चीजों को। बालों में क्या लगाते हो सर? बेटा देखो, टीचर क्या पहनता है, टीचर कैसा दिखता है, ठीक है, टीचर बालों में क्या लगाता है, इससे तुम पास नहीं हो। ये छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, दूध पीते बच्चे नहीं। टीचर जो पढ़ा रहा है सिर्फ उस पर ध्यान दिया करो। टीचर का लाइफस्टाइल, टीचर की बात, फलाना ढिमकाना, ये सब फालतू बकवासबाजी है बेटा। नौकरी नहीं लगी ना, कोई फायदा नहीं। तो इन चोचलों में बिल्कुल मत पड़ो, हंसी मजाक के लिए अलग है, बट बी सीरियस। भाड़ में गई ये चीजें, ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बाल रहें या बाल ना रहें, नौकरी और पैसा रहना चाहिए बेटा। पैसे नहीं होगे, बालों का क्या करेगा तू? अच्छे बाल लेके भी क्या करेगा? चपड़ासी लगेगा अच्छे बालों के साथ, फिर पागल हो गए। आजकल टीचर भी तो एक दो बिगड़ गए हैं ना, फालतू के छपरीपनों की हरकतें कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही सीख रहा है। छोड़ वो बकवासबाजी, इंस्टाग्राम पे छोड़ दो। चलो जी, मजाक से परे बेटा, बी सीरियस, इन पे मत ध्यान दिया करो। तो अब घड़ी, शर्ट, गाड़ी, फलाना ढिमकाना, ये कुछ नहीं है। नौकरी लगो, फिर अपने माँ बाप के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लो, अपने माँ बाप के लिए गाड़ी लो, अपने माँ बाप को सारे तीर्थ स्थानों पर घुमाओ, उनके साथ मजे में रहो, आप और आपका परिवार खुशहाल, ठीक है, जिंदगी जीता हुआ अच्छा लगे। मैं तो यही दुआ करूंगा परमपिता परमात्मा से, अब जल्दी से बस नौकरी लग जाओ बेटा। वो कहानी हिट है। बाल बचा के कोई फायदा नहीं, नौकरी बचा, ये सब फालतू के चोचले। सेव कर दो भाई प्रोनाउन। हाँ जी पाजी, कल यूज ऑफ वर्ड से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 6 बजे बेटा यूट्यूब पे मिलेंगे, और ठीक है, चीजों को जानेंगे। हो जा भाई सेव। अच्छा, बड़ी फाइल होगी ना, रजिस्टर भी अच्छा खासा भर गया होगा आपका प्रोनाउन में। रजिस्टर भी अच्छा खासा भर गया होगा आपका। खान सर कैसे लगता है? अरे खान सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे टीचर और बेहतरीन इंसान, आप ये कह सकते हैं। सादगी भरा जीवन, बहुत ही प्यारा, और हमेशा स्टूडेंट्स के लिए सही बात कहना, हमेशा स्टूडेंट्स को सही करने के लिए मोटिवेट करना, ठीक है, उसकी आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इन सारी ये सारी अच्छाइयों का उनके अंदर। विकास देवीकृति सर हुए, खान सर हुए, ठीक है। चलिए जी, अंधेरा हो गया, लाइट भी चली गई, अब जनरेटर ऑन होगा तब आपको दिखेगा। तो बेटा कल अब मुलाकात करेंगे। और दूसरी चीज मैंने आपको जैसा कहा, आ गई लाइट, जैसा दूसरी चीज मैंने आपको कहा, आपको 6 बजे आना है, ठीक है, वो कैब के लिए। और कोई डाउट है तो बताइए बेटा। स्पोकन बैच अभी थोड़ा रुक के आएगा बेटा, एक खत्म होगा अभी, फिर आएगा। चलो भाई बाय, वरना ये लाइट आती जाती रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, नमस्कार आप सभी को, ठीक है, और खुश रहिए, आबाद रहिए। सारा रिवाइज करके कल प्रोनाउन मिलेगा, वरना मजा नहीं आएगा। रिवाइज करके आप, बाय।